नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, आज हम फिजिकल ज्योग्राफी की जियोमॉर्फोलॉजी की दूसरी क्लास में सीस्मिक वेव्स पर चर्चा करने वाले हैं। तो पिछले क्लास में हमने अर्थ के इंटीरियर के इंफॉर्मेशन के क्या सोर्सेज हैं उनको देखा था। हमने देखा था कि भाई सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन दो हो सकते हैं, एक होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट सोर्सेज हमने सारे देखे थे, इनडायरेक्ट सोर्सेज भी हमने बहुत सारे प्रकार के देखे थे, लेकिन एक इनडायरेक्ट सोर्स जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सीस्मिक वेव्स। तो वो सीस्मिक वेव्स के ही द्वारा हम आज के अर्थ की अंडरस्टैंडिंग को समझ पाए हैं कि कहाँ क्रस्ट है, कहाँ मैंटल है, कहाँ कोर है, अलग अलग क्या अर्थ के लेयर हैं। इन सब का इंफॉर्मेशन हमारे पास सीस्मिक वेव्स के थ्रू आया है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सीस्मिक वेव्स को ही समझेंगे और अगली क्लास में सीस्मिक वेव्स से कैसे शैडो जोन बनते हैं, कैसे डिसकंटिन्यूटीज बनती हैं, सीस्मिक डिसकंटिन्यूटीज होती क्या है और उससे कैसे अर्थ के अलग अलग लेयर हमने डिसाइफर किए हैं, ये हम अगली क्लास में जानेंगे। पर आज की क्लास में सीस्मिक वेव क्या है, उसके क्या प्रकार हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आपका स्वागत करता हूं पाथफाइंडर पर। तो अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं, जाके चैनल सब्सक्राइब करें। इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर कम्युनिटी पेज पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद मैं आपके साथ पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। इसके सिवा अगर आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो आप निश्चिंत होकर कोड यूज कर सकते हैं KC10, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करेंगे तो इससे आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलेगी, इससे आपको मेरी हैंड होल्डिंग, गाइडेंस, मेंटरशिप मिलती है जब भी आप 1 साल या उससे अधिक की प्लस आइकनिक या कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले तो हम समझेंगे सीस्मिक वेव्स हैं क्या। दोस्तों, सीस्मिक वेव्स को अगर हमें समझना है तो हमें अर्थक्वेक को समझना होगा। तो दोस्तों, अर्थक्वेक बेसिकली एक एनर्जी का रिलीज है, वो स्टोर्ड एनर्जी है जो कि अर्थ से रिलीज होती है। अब ये अर्थक्वेक कैसे होती है, जो टेक्निकली होता है जब मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक्स की बात करते हैं, नॉट ऑल अर्थक्वेक्स, मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक्स अगर आप देखें तो जब टेक्टोनिक प्लेट्स जब मूव कर रहे होते हैं तो वो फंस जाते हैं, और जब वो फंस जाते हैं तो इसमें एनर्जी पुश ड्राइविंग फैक्टर लगता रहता है एंड फाइनली वो फ्रिक्शन को ओवरकम करते हुए मूव करते हैं और इस दौरान पत्थर को तोड़ते हुए मूव करते हैं, तो इससे एनर्जी रिलीज हो जाती है। अब आप कहेंगे सर टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होता है, हमें तो मालूम ही नहीं है। मुझे भी मालूम है, क्योंकि मैंने आपको अब तक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ाई ही नहीं है, तो टेक्टोनिक प्लेट आपको नहीं मालूम है, ये मैं मान लेता हूं। तो ये डेफिनेशन टेक्निकल वाली हम हटा देते हैं, तो हम रखते हैं सिंपल डेफिनेशन। तो दोस्तों, एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं। जैसे मेरे हाथ में इस वक्त एक पेंसिल है, आप देख पा रहे होंगे। यदि इस पेंसिल को मैं तोड़ूं, यदि मैं इसको तोड़ूं, तो क्या मेरे हाथ में इसको तोड़ते ही जिस वक्त ये टूटेगा उस वक्त मेरे हाथ में एक झंझनाहट महसूस होगी? होगी, कम होगी। अब इसको समझिए, मैं एक बड़ा सा लकड़ी लेता हूं कुछ इस प्रकार का, और इसको जब मैं तोड़ता हूं तो मेरे हाथ में बहुत ज्यादा झंझनाहट होगी। शायद आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, जब लकड़ी वगैरह को आप हाथ से तोड़ते हैं, टहनियों को, तो उसमें भी हाथ में कैसी झंझनाहट होती है। तो वो क्या है, वो लकड़ी में जो स्टोर्ड एनर्जी है, वो जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, वो टूटने पे रिलीज होती है और वो एनर्जी वेव्स के थ्रू ट्रैवल करती है और आपके हाथ में आपको झंझनाहट महसूस करवाती है। तो वो जो वेव्स ट्रैवल की, वही है सीस्मिक वेव। तो अर्थ में भी जब यही चीज होती है, जब बड़ा सा भूखंड, जब कोई पत्थर का टुकड़ा टूटता है, तो उस पत्थर के टूटने से जो पत्थर में स्टोर्ड एनर्जी है वो रिलीज होती है, और वही एनर्जी जो रिलीज हो रही है उसको हम कहते हैं अर्थक्वेक। मान लीजिए इस डायग्राम में, यहां पे जहां पे आप देख रहे हैं, इस पॉइंट पे मान लीजिए एनर्जी, यहां पे पत्थर टूटा है तो उसको हम कहते हैं फोकस। और जाहिर सी बात है, जहां से पत्थर टूटा वहां से वो एनर्जी रिलीज होगी। कुछ ऐसे ही जैसे मैं इसको तोड़ूं तो कैसे एनर्जी रिलीज होगी, तो ये एनर्जी इस प्रकार से रिलीज होगी और ये जो ट्रैवल कर रही है सीस्मिक वेव्स कहलाएंगी। और वो पॉइंट जो कि वर्टिकली इसके ठीक ऊपर होगा, इसको कहते हैं एपीसेंटर। अब दोस्तों, ये सारी चीजें क्या है तो हम फिर अभी कवर करेंगे जब हम अर्थक्वेक टॉपिक को कवर करेंगे। पर इस वक्त मेरा आपको अर्थक्वेक समझाना पर्पस नहीं है, वो हम वापस करेंगे जब हम अर्थक्वेक समझेंगे। इस वक्त मेरा पर्पस है आपको समझाना सीस्मिक वेव। तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोग अब विजुअलाइज कर सकते हैं सीस्मिक वेव क्या होता है। लकड़ी को टूटने पे जो एनर्जी रिलीज हुई, जिससे आपका हाथ झंझनाया, वही थी सीस्मिक वेव। जब वो अर्थ के स्केल पे आप देखेंगे तो वो क्या कहलाएगी? सीस्मिक वेव कहलाएगी। तो ये आपको जानना है। तो रिलीज ऑफ स्टोर्ड एनर्जी ऑन द अर्थ, जब वो रिलीज होती है रॉक के सरफेस पर, पत्थर के टूटने पर, अर्थक्वेक आने पे, तो वो जो एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज कॉल्ड एज सीस्मिक वेव्स।
तो अब मान लीजिए दोस्तों ये इमेज देखिए, यहाँ पे पहले तो आप ये वाला इमेज देखिए, इसको मैं जरा जूम करके आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यहाँ पे मान लीजिए पत्थर टूटता है, जाहिर सी बात है यहां से क्या होगी, सीस्मिक वेव्स ट्रैवल करना शुरू करेंगी, वही जो हाथ को झंझनाती हैं लकड़ी टूटने पर, तो वो सीस्मिक वेव्स ट्रैवल कर रही हैं कुछ इस प्रकार से अर्थ में। अब अगर आप देखें तो ये सीस्मिक वेव्स दो प्रकार की आपको देखने मिलेंगी, एक कहलाती है बॉडी वेव, दूसरी कहलाती है सरफेस वेव। बॉडी वेव वो वाली सीस्मिक वेव होती है जो अर्थ के बॉडी के थ्रू ट्रैवल कर रही है। इस इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर आप देख रहे हैं दोस्तों, यहां पे जो एनर्जी ट्रैवल कर रही है थ्रू दी बॉडी ऑफ द अर्थ, इसको हम कहते हैं बॉडी वेव। दूसरी एनर्जी आप देखें तो अर्थ के सरफेस पे ट्रैवल करती है, इसको हम कहते हैं सरफेस वेव। तो अगर आप देखें सीस्मिक वेव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बॉडी वेव जो कि बॉडी ऑफ द अर्थ के थ्रू ट्रैवल करती है, दूसरी होती है सरफेस वेव जो कि सरफेस ऑफ द अर्थ पे ट्रैवल करती है। अब दोस्तों ये वाला इमेज देखिए यहाँ पे, अब यहां पर आप देखें तो मान लीजिए यहां पे अर्थक्वेक हो रहा है और यहां पे मैंने अर्थक्वेक नापने के लिए सीस्मोग्राम रखा है। तो अब अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं, अब देखिए अर्थक्वेक हुआ, तो सबसे पहले आप अगर देखें तो यहाँ पे कौन सा वेव आ रहा है, देखिएगा पी वेव आती है। ये देखिए सबसे पहले कौन सी जा रही, पी वेव जा रही है, फिर अगर आप देखें तो एस वेव जा रही है, और लास्ट में घूमते घामते कौन सी वेव आ रही है, सरफेस वेव आ रही है। देख सकते हैं आप यहाँ पे, देखिए सीस्मोग्राम में देखते चलिए, सबसे पहले देखिए क्या रजिस्टर हुआ, पी वेव रजिस्टर हुआ, थोड़ी देर बाद सीस्मोग्राम में एस वेव आया तो एस वेव रजिस्टर हुआ, फिर अगर आप देखें तो लास्ट में दिखेगा आपको सरफेस वेव। अब दोस्तों इसको हम जब अर्थक्वेक टॉपिक पढ़ेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक भी इसमें हम इंक्लूड करके पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे पी वेव, एस वेव, सरफेस वेव में एम्पलीट्यूड किसका ज्यादा होता है। मैं आपको बता देता हूं। वैसे दोस्तों अगर आप देखें तो किसी भी एनर्जी ऑफ द वेव इज आउटकम ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड। यहां पे दोस्तों आप जो सीस्मोग्राम में देख रहे हैं, ये एम्पलीट्यूड है, ये कितना ऊंचा है, तो एम्पलीट्यूड जितना बड़ा होगा दोस्तों उतनी ज्यादा आपको एनर्जी देखने मिलेगी। तो बॉडी वेव और सरफेस वेव की तुलना में एम्पलीट्यूड वाइज सरफेस वेव बहुत बड़ा होता है, यानी सबसे ज्यादा एनर्जी सरफेस वेव कैरी करता है। सरफेस वेव के भी और प्रकार हैं, रेली वेव, लव वेव, ये सब हमारे काम का नहीं है, हमें तो सीस्मिक वेव जानना है सो दैट हम अर्थ के इंटीरियर को समझ सकें। तो अर्थ के इंटीरियर को समझने के लिए हम कौन से वेव की इस्तेमाल करेंगे, जाहिर सी बात है वही वेव जो कि अर्थ के इंटीरियर से ट्रेवल करती होगी। वो कौन सी है, बॉडी वेव है, और बॉडी वेव दो प्रकार की होती हैं, एक कहलाती है प्राइमरी वेव, दूसरी कहलाती है सेकेंडरी वेव। प्राइमरी वेव को ही हम कहते हैं पी वेव, सेकेंडरी वेव को हम कहते हैं एस वेव्स। तो अब दोस्तों ये इमेज देखिए जो आपको इस वक्त दिख रहा है, तो प्राइमरी वेव और एस वेव में क्या अंतर होता है, आइए इस डायग्राम के थ्रू जाने। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप प्राइमरी वेव देखें तो इनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल और कंप्रेशनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल और कंप्रेशनल वेव, जैसे कि कंप्रेशन में एनर्जी ट्रैवल करती है, ये कुछ वैसे ही ट्रैवल करती है थ्रू दी बॉडी ऑफ द अर्थ। तो मान लीजिए प्राइमरी वेव में अगर आप देखें तो इस प्रकार से यहां से इस पर लगी एनर्जी, तो एनर्जी अगर आप देखें तो कैसे मूव कर रहा है, आप देख रहे हैं दोस्तों, ये पहला पार्टिकल मूव किया, फिर यहां पे मूव हुआ, फिर यहां पे एनर्जी आई, फिर यहां पे एनर्जी आई, और लास्ट में आप देखोगे ये मूव किया। यानी कि डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द एनर्जी क्या है, कुछ इस प्रकार है, एनर्जी तो इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब आप इंडिविजुअली एक एक पार्टिकल देखिए वो कैसे मूव करता है। तो ये देखिए इस पार्टिकल को जो कि ब्लैक करके रखा है, आगे गया, पीछे गया, फिर अपने मीन पे आके खड़ा हो गया। तो यहां पे अगर हम देखें तो जो पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ द मोशन है वो सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी है कि नहीं। एनर्जी भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है और पार्टिकल भी आप देखें तो उसी के पैरेलल डायरेक्शन में मूव करता है। इंडिविजुअली आप देखोगे सारे पार्टिकल उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, हर पार्टिकल आप देखोगे वैसे ही मूव करता है। तो अगर आप देखें तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इन द पी वेव वाइब्रेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, यानी जिस डायरेक्शन में एनर्जी मूव कर रही है पार्टिकल भी आप देखें मीडियम के उसी तरीके से मूव करते हैं। इसको आप कुछ ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं कि आप लोगों ने
इस प्रकार से आप अगर देखें, मान लीजिए मजबूत तरीके से बच्चे खड़े हैं और यहां से एक बदमाश बच्चा आए और इनको धक्का दे दे, तो क्या होगा, ये बच्चा आगे जाएगा आगे जाएगा आगे जाएगा और फिर वापस पीछे आके अपनी जगह पे खड़ा हो जाएगा, क्योंकि मजबूती से पकड़ के रखा हुआ है जमीन को। तो ये कैसे मूव किए, तो एनर्जी अगर आप देखें तो ऐसे ही मूव की ना इसमें, और ये मूव करके वापस अपनी जगह पे आ गए। तो इनका जो पार्टिकल का जो मोशन था सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द एनर्जी था। तो पी वेव्स अगर आप देखें तो इस इमेज में भी हमने देखा, सीस्मोग्राम में सबसे पहले कौन मेजर हो रहा है, ये देखिए पी वेव आया, फिर कहीं एस वेव आया, लास्ट में आप देखोगे सरफेस वेव आता है। तो पी वेव अगर आप देखें तो ये फास्ट मूव करते हैं, एंड इनकी एक प्रॉपर्टी है कि ये सारे मीडियम सॉलिड लिक्विड गैस के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम एस वेव देखें जिनको सेकेंडरी वेव्स कहते हैं, तो इनका डायरेक्शन ऑफ द मोशन देखिए। तो जब एस वेव चलती है तो देखिए वो कैसे अपने साथ एनर्जी कैरी करती है। तो एस वेव चल रही है, मान लीजिए एक चादर है और इस चादर को मैं ऐसे झड़कूं, तो चादर को अगर मैं ऐसे झाड़ूंगा तो क्या होगा, तो कुछ इस प्रकार से आप देख रहे हैं किस प्रकार से एनर्जी ऐसे ही मूव करेगी ना। यहाँ पे तो क्या था कि इस प्रकार से आप लोगों ने शायद बचपन में वो स्प्रिंग वाला कॉइल के साथ खेले होंगे, तो स्प्रिंग लगा रहता था, कॉइल रहती थी, हमारे बचपन में होता था। आई डोंट नो आप लोगों के बचपन में है कि नहीं, मैंने भी फ्रैंकली खेला नहीं है, बस देखा है, मेरे दोस्त के पास हुआ करता था। तो इस प्रकार का कॉइल हुआ करता था, यहाँ से दबाओ तो आगे वो मूव करता था और फिर वापस अपनी जगह पे आ जाता था। तो इस प्रकार से प्राइमरी वेव में एनर्जी मूव करती है और पार्टिकल्स मूव करते हैं। सेकेंडरी वेव में एक चादर है, इसको मैं झाड़ रहा हूं, तो इस प्रकार से आप देखें सेकेंडरी वेव में आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से पार्टिकल देखिए कैसे मूव करता है। एनर्जी का जो मोशन है, एनर्जी यहीं से मूव करना शुरू की और यहां पर जाके खत्म हुई, यानी एनर्जी का मोशन आप देखोगे जो डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी है वो पहले के जैसा ही है, लेकिन इंडिविजुअल पार्टिकल देखिए कैसे मूव करता है। इंडिविजुअल पार्टिकल दोस्तों परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव मूव करता है। तो इसलिए इसको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव और डिस्टॉर्शनल वेव। तो इसमें अगर हम देखें तो जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो कैसे वाइब्रेट करते हैं, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। तो सेकेंडरी वेव अगर एस वेव्स आप देखें तो ये मच स्लोअर होते हैं। यहाँ पे हमने सीस्मोग्राम के ऑब्जर्वेशन से भी देखा है, पी वेव पहले आ गया, एस वेव बाद में आता है, सरफेस वेव और भी बाद में आता है। तो अगर आप एस वेव देखें तो ये स्लो होते हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है सेकेंडरी वेव की, ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से ही ट्रैवल करते हैं। दोस्तों ये जो लास्ट लाइन है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले दिनों में अगले ही लेक्चर में रादर जब हम समझेंगे कि कैसे पी वेव शैडो जोन हो रहा है, एस वेव शैडो जोन हो रहा है, उसमें यही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। तो अगर आप देखें तो प्राइमरी वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू ऑल मीडियम। पी वेव अगर आप देखें तो सॉलिड लिक्विड गैस सबसे ट्रैवल कर सकती है। एस वेव अगर आप देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से ही मूव करने में सक्षम है। तो ये सॉलिड ओनली है दोस्तों, है कि नहीं, तो यही हमको यहाँ पर जानना था। तो सबसे इंपॉर्टेंट था कि अगर आप देखें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी वेव्स क्या है, दे कैन मूव ओनली थ्रू सॉलिड्स। अब दोस्तों इसको हम समझेंगे, एस वेव क्यों लिक्विड के थ्रू ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो आप भूल जाएंगे, लेकिन अगर मैं आपको इसके पीछे का कंसेप्ट समझा दूंगा तो ये आप जीवन भर के लिए याद रख लेंगे। तो पी वेव और एस वेव, पी वेव में डायरेक्शन ऑफ द मोशन क्या है, आइए बच्चों के थ्रू समझते हैं। तो इस प्रकार से मान लीजिए बच्चे खड़े हैं, अब यहां पर एक बच्चा आता है पीछे से बदमाश और आके इनको धक्का दे देता है, तो ये सारे बच्चे क्या होंगे, आगे 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 मूव करेंगे और फिर वापस, क्योंकि मजबूती से पकड़ के रखे होंगे, तो क्या होगा, वापस अपनी जगह पे आके खड़े हो जाएंगे। तो पी वेव्स में जो मोशन है कुछ इस प्रकार से पार्टिकल्स का होता है और एनर्जी भी इसी तरीके से प्रोपोगेट करती है, अभी हमने देखा था यहाँ पे। वहीं एस वेव में क्या होगा, मान लीजिए बच्चे इस प्रकार से अपने आप को लॉक करके खड़े हैं और यहाँ पर एक बदमाश बच्चा आता है, और वो बदमाश बच्चा अगर आप देखें तो इस प्रकार से इस बच्ची के हाथ को पकड़ता है और इसको ऐसे ऐसे करके झकझोर देता है ना, तो इस प्रकार से ऐसे झकझोर देता है। तो ये जब ऐसे मूव करती है बच्ची, तो इसके साथ जो बंधा हुआ बच्चा है ये भी ऐसे मूव करता है, फिर ये भी ऐसे मूव करती है, फिर ये भी ऐसे मूव करता हुआ आपको दिखेगा। तो एस वेव में हमने देखा था डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द एनर्जी क्या है, ऐसे है और पार्टिकल्स उसके परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। तो ये एस वेव को हम ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं, पी वेव को ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं।
अब देखिए दोस्तों, सॉलिड लिक्विड गैस में क्या अंतर होता है। जब सॉलिड होता है तो उसमें मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पास पास होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, मजबूत होता है, पकड़ के रखता है एक दूसरे को। लिक्विड में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमजोर होता है, पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं तो तेजी से नहीं पकड़ता है। और गैस में तो और भी कम होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और भी कम होता है। अब देखिए, अगर ये सॉलिड है, अगर ये सॉलिड है तो अगर मतलब मजबूती से पकड़ के रखा है, ये जो लॉक है इनका एक दूसरे के कंधे पे, ये बड़ा मजबूत है, तो अगर कोई बच्चा बदमाश यहां से धक्का देगा तो मजबूती के साथ एनर्जी आगे तक जाएगी तेजी से। लिक्विड के केस में क्या होगा, लिक्विड के केस में दोस्तों अगर आप देखें तो ये जो कंधे पे इनके हाथ हैं ये थोड़े कमजोर हैं, है ना, बस हल्का सा पकड़ के रखा है। तब भी क्या होगा, अगर यहां से बच्चा आता है धक्का देता है तो भी आगे एनर्जी तो मूव कर जाएगी। लेकिन एस वेव के केस में देखिए, अब मान लीजिए ये सॉलिड है, सॉलिड के केस में ये जो इंटरकनेक्शन है ये बड़ा मजबूत है, ये बड़ा मजबूत है। तो अगर ये बच्चा झकझोरता है तो ये बच्ची आगे वाले को झकझोरेगी और आगे वाले को झकझोरेगी और आगे वाले को झकझोरेगा, तो इस प्रकार से एनर्जी मूव करेगी। लेकिन अगर ये लिक्विड हुआ तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था, जो इनकी बाइंडिंग थी, ये कमजोर है, ये कमजोर है। कमजोर होने के वजह से क्या होगा, जहां ये बच्चा पहली बच्ची को नंबर 1 पे जो है इसको झकझोरेगा तो ये बच्ची तो बच्चे के साथ मूव कर जाएगी, लेकिन ये लॉक यहीं टूट जाएगा और एनर्जी आगे पास ऑन नहीं हो पाएगी। यानी बस बच्ची मूव करेगी इस प्रकार से और बाकी कोई भी मूव नहीं करेगा, यानी एनर्जी बस यहीं पर डिसिपेट हो गई, एब्जॉर्ब होके खत्म हो जाएगी। तो आपने देखा कैसे एस वेव लिक्विड में, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है तो आगे एनर्जी पास ऑन नहीं होती। तो ये बहुत सिंपल तरीके से अंडरस्टैंडिंग थी। अब मैं यहाँ पे शेयर और फालतू के कंसेप्ट्स आपको नहीं देना चाह रहा था, क्योंकि यहाँ पे हम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे। मेरा पर्पस है आपको विजुअलाइज कराना, और ऐसे विजुअलाइज कराना कि आप कभी भूले नहीं, यही कंसेप्ट है। तो इस प्रकार से आप देखें तो एस वेव्स अगर आप देखें तो क्या है, वो अगर आप देखें तो लिक्विड से मूव नहीं करेगी। अगर समझ नहीं आया तो क्या करें, बैक करेंगे और आप फिर देखेंगे, 2-3 बार देखेंगे, आई एम प्रीटी श्योर आपको समझ आ जाएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं जो समझ नहीं आया, समझ आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा मुझे। तो दोस्तों ये था पी वेव एस वेव। तो हमने देखा पी वेव प्राइमरी वेव है, ये बॉडी वेव्स के 2 प्रकार हैं, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव। प्राइमरी वेव्स अगर आप देखें तो ये सारे मीडियम से ट्रैवल कर सकता है। सेकेंडरी वेव अगर आप देखें तो बस और बस सॉलिड से मूव करता है, ये हमने समझा। अब दोस्तों इसका इस्तेमाल हम करेंगे अगले लेक्चर में, जब हम सीखेंगे पी वेव शैडो जोन क्या है, एस वेव शैडो जोन क्या है, डिसकंटिन्यूटी क्या होती है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्या आप इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं ये क्या है? नहीं कर पा रहे तो घबराइए मत, अगले लेक्चर में हम यही देखने वाले हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आया हो, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। आपको कहना चाहूंगा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन अगर आप लेने का सोच रहे हैं तो निश्चित होकर कोड यूज कीजिए KC10, क्योंकि इससे आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलेगा, इससे आपको मेरी मेंटरशिप मिलती है, हैंड होल्डिंग मिलती है, और जो गाइडेंस है ये सारे सब्जेक्ट ऑफ जीएस, ऐसे ज्योग्राफी ऑप्शनल, आंसर राइटिंग कवर करती है। जब भी आप 1 साल या से अधिक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, प्लस आइकॉनिक कॉम्बो की इन यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा अनअकैडमी में वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स हैं, अनलिमिटेड व्यूज ऑन लेक्चर्स हैं, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस भी हैं, हमारे टॉपर्स भी आप देख सकते हैं। बाकी अनअकैडमी मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम भी अनाउंस कर रहा है, जिसमें आपको 1 मंथ एक्सटेंशन मिलेगा प्लस सब्सक्रिप्शन में। बस आपको एक QR कोड स्कैन करना है, एनरोल नाउ बटन दबाना है एंड अपने डिटेल्स देने हैं। तो ये मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम है, आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी होगी इसमें। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं तो हम आपके साथ खड़े हैं, तो अगर आप डिजर्विंग है तो आप जरूर इसको फिल कीजिएगा। बाकी प्राइस हाइक होने वाली है दोस्तों, तो इसके पहले आप क्या करें, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले ले, यूज द कोड KC10। CSE एश्योर भी है, 2 साल की सब्सक्रिप्शन के साथ 1 साल का एडिशनल बेनिफिट है। आइकनिक सब्सक्रिप्शन है जिसमें लाइव मेंटरशिप है, स्टडी प्लानर है, एंड 1 साल की प्लस सब्सक्रिप्शन की कीमत है 46,791 रुपीज। 1 साल की आइकनिक की कीमत है 67,041 रुपीज, एंड 1 साल की ऑप्शन की कीमत है 24,750 रुपए। ये सारी कीमत तब है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो 0% EMI पे लोन भी अवेलेबल है। मेरे बहुत सारे कोर्स हैं, जल्दी एक मेंस आंसर राइटिंग कोर्स भी आने वाला है, और प्लस कोर्स में ज्योग्राफी एनवायरनमेंट है ही, डाउट सॉल्विंग सेशन भी है, आप देख सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के हैं, और अल्टीमेट बैच भी हम लॉन्च कर रहे हैं, ऑप्शनल कार्निवाल भी हम लॉन्च कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।